चलिए चलिए आइए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 हमने देख लिया, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक जो है हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब यहाँ से इलस्ट्रेशन 1 हमने देखा, इलस्ट्रेशन 2 देखा, वो लेट आउट से रिलेटेड था। अब यहाँ पे आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड। कौन सा टॉपिक? सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है आपने जो है अपनी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं किया है, खुद आपने यूज़ कर लिया है। अगर खुद आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो समझिए आपकी यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू NAV जिसे हम कहते हैं, वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 में आप देख चुके हैं, ठीक है। तो NAV जो है वो आपकी नील होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नील होगी, मतलब कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्यों नील होगी। आपने लेट आउट में देखा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे NAV जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे निकल के आती थी। हम GAV निकालते थे, ठीक है, फेयर वैल्यू मार्केट म्यूनसिपल वैल्यू, उसमें से हायर लेते थे, तो वो चीज़ें थी। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप समझिए तो कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सीधी सी बात है, वहाँ पे किसी भी तरीके का आपको रेंट रिसीव नहीं होने वाला। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब आप अपना हाउस खुद यूज़ कर रहे हैं, और अगर खुद यूज़ कर रहे हैं तो सीधी सी बात है किसी भी तरीके का वहाँ पे आपको रेंट नहीं मिलने वाला। अगर रेंट ही नहीं मिलने वाला, अगर एक्चुअल रेंट ही नहीं है तो सीधी सी बात है आप GAV निकाल ही नहीं सकते। आप अगर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखें, अगर इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 में देखें तो वहाँ पे क्या था, आप देखिए इलस्ट्रेशन 1 में देखिए, यहाँ पे GAV निकालते थे तो वहाँ पे म्यूनसिपल वैल्यू था, फेयर रेंट था, स्टैंडर्ड रेंट था, और लास्ट में जो है आप देखें तो एक्चुअल रेंट था। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या था? एक्चुअल रेंट का मतलब था कि आपको जो है एक्चुअली रिसीव कितना हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद अपने हाउस को यूज़ कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का रेंट जो है रिसीव नहीं होने वाला। तो इसी बात पे जो है आपकी यहाँ पे NAV कुछ भी नहीं बनती है, NAV जो है हमेशा नील होगी। तो आप ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहाँ पे NAV नेट एन जो आपकी नेट एनुअल वैल्यू है वो हमेशा आपकी नील होगी, ठीक है। क्लियर है बात? तो सबसे पहला ये बात मैंने आपको बता दी। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले तो आपको एक लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए। लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाए। दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और या तो हो सकती है लेट आउट, ये आपको पता ही है, ठीक है। एक तो हो सकती है लेट आउट प्रॉपर्टी और दूसरी हो सकती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये दो हमने पढ़े। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे आपको लोन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। लोन का कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो लोन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि आप अगर हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने जो है लोन लिया हो तो उस पे जो है आपको डिडक्शन मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने लोन लिया है तो उस पे आपको डिडक्शन मिलेगा। अब कितना डिडक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है मतलब कि यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे आपको जो है कंडीशंस दे रखी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे आपको देखना है कि लोन कब लिया गया है। लोन 1/4/99 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है। अगर 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है तो आपको जो है लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेगी, देखिए बात मैं इंटरेस्ट की कर रहा हूँ, लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। लोन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस पे आपको डिडक्शन मिलेगा, कितना? मैक्स 30,000। एक मैं आपको सिंपल से डायग्राम से बताता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ पे ICA की लैंग्वेज समझ में ना आए, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। यहाँ पे आपको देखना है क्या, आपको देखना है 1 अप्रैल 99 सबसे पहले डेट देखनी है, ठीक है। ये डेट देखोगे आप,
ठीक है, कि ये डेट क्वेश्चन में है, तो ये डेट क्वेश्चन में है, कोई भी डेट क्वेश्चन में हो, ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि जो डेट क्वेश्चन में दी गई है वो 1 अप्रैल 99 के बाद है कि उससे पहले है, बिफोर है या फिर आफ्टर है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर बिफोर है, अगर बिफोर है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिडक्शन, जो मैक्सिमम डिडक्शन है, मैक्स डिडक्शन जो है डिडक्शन, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 का। 30,000 से ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता अगर आपकी जो डेट है वो 1/4/99 से पहले की है। अगर 1 अप्रैल 99 के बाद है तो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत कंडीशन है, वो अगर आप फुलफ़िल कर लेते हैं तो आपको जो है 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। वो कौन सी कंडीशन है देखिए, अगर आपकी लोन बोरोइंग जो है 1/4/99 अगर 1/4/99 1 अप्रैल 99 के बाद आपने लोन ले रखी है तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज़ का जो है डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन याद रहे अगर आपने लोन ली है 1/4/99 के बाद, लेकिन वो लोन आपने घर के हाउस जो प्रॉपर्टी है उसके रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ली है, तो फिर आपको किसी भी तरीके से 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 30,000 रुपीज़ का। मतलब क्या हुआ, मतलब आप समझिए, यहाँ पे हमारे डायग्राम में आ जाइए। सबसे पहले तो आपको ये समझा दिया कि 1 अप्रैल 99 से पहले का है, ठीक है। 1 अप्रैल 99 से पहले का है तब तो कोई सोचना ही नहीं, 30,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। आफ्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, आपको यहाँ पे याद रखना है। आफ्टर की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, जो हाउस प्रॉपर्टी है, क्या वो जो लोन आपने ली है ये हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसके रिपेयर के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए, ठीक है। अगर ये लोन आपने रिपेयर और रिन्यूअल के लिए ली है तो आपको जो है मैक्स डिडक्शन जो है वो मिलेगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 30,000 रुपीज़ का। अगर इसके अलावा कोई केस है तो आपको 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा अगर ये केस है रिपेयर और रिन्यूअल का, तो फिर आपको जो है डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 30,000 का मिलेगा। अन्यथा कोई केस है तो 2 लाख रुपीज़ का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन जो है आपको मिलना है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ समझा दी है। ये कहाँ पे अप्लाई होगी? ये अप्लाई होगी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए। और बात जो ये 2 लाख रुपीज़ बात कर रहे हैं, यहाँ पे 30,000 बात कर रहे हैं, बात किसकी हो रही है? बात हो रही है इंटरेस्ट की, ठीक है। ये भूलना नहीं है, ये बात हो रही है इंटरेस्ट की, ये लोन की बात नहीं हो रही है। जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पे आपको डिडक्शन मिलेगा 2 लाख रुपीज़ 30,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि आपको जो है लोन पे डिडक्शन मिलेगा, लोन पे नहीं मिलेगा। लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट पे जो है आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या मेरी बात ये क्लियर है? तो ये आपको क्लियर है। इसी बुक आपके पास ICA मॉड्यूल है, ओके। तो इसी बुक में जो है ये आप चार्ट ड्रॉ कर लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। और फिर आपको जो है एक और बात बतानी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये आपको प्रोविज़न देखनी है। अगर आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है तो लेट आउट के लिए जो यहाँ पे आपकी डिडक्शन है
वो फुल डिडक्शन मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा? फुल्ली डिडक्शन मिल जाएगा आपको। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आपको यहाँ पे लिमिट देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे लिमिट देखनी होगी। 1499 से पहले का है तब तो 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, और 1499 से बाद का है तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देख लेनी है कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए ही ले रहे हो ना। कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो तो 2 लाख का, ठीक है। लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी के रिपेयर रिन्यूअल के लिए ले रहे हो, ठीक है, रिन्यूअल के लिए ले रहा है आपका लोन, तो फिर जो है वहाँ पे 30,000 रुपीज़ का जो है डिडक्शन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और एक और चीज़ याद रहे यहाँ पे जो आपका टोटल डिडक्शन होगा वो भी 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जा पाएगा। लेकिन ये आपको अभी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। इसको जो है इलुस्ट्रेशन से समझाया जाएगा, ये जो पॉइंट है इलुस्ट्रेशन के साथ आपको समझाया जाएगा, तो इस पे आपको जो है जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मैंने यहाँ पे जो जितना बताया है उतना ही आपको देखना है, ठीक है जी। ओके, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। बहुत ही सिंपल सा इलुस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टर एम नाम में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मिस्टर एम ऑन 2 हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे कितनी है? 2 हाउस प्रॉपर्टी है। और कहा गया है कि जो एक हाउस प्रॉपर्टी है वो बॉम्बे में है, जहाँ पे वो और उनकी फैमिली रहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पे वो और उनकी फैमिली रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सीधी सी बात है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे कही गई है कि दूसरी जो है वो दिल्ली में है और वो अनऑक्यूपाइड है, मतलब कि खाली पड़ी हुई है, ना लेट आउट है और ना ही ऑक्यूपाइड है, ठीक है, ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये अनऑक्यूपाइड है तो क्या हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? जी हाँ, देखिए हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ आएगी, एचपी में कौन कौन सी चीज़ टैक्सेबल होगी। तो ये अगर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट करी गई है, वो अगर ऑक्यूपाइड करी गई है, वो अगर अनऑक्यूपाइड है, तो ये तीनों चीज़ें जो है हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, इन तीनों चीज़ों का जो है आप यूज़ नहीं कर रहे होगे, मतलब कि आप खुद के बिज़नेस के लिए यूज़ नहीं करोगे, आपके खुद के बिज़नेस के लिए नहीं यूज़ करोगे, आप किसी और को जो है देगो, ठीक है। मान लीजिए आप अपनी जो है हाउस प्रॉपर्टी किसी और टेनेंट को दे रहे हैं, ठीक है, और टेनेंट अपना बिजनेस चला रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन आपके पास कोई घर है और घर में आप खुद अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो पीजीबीपी में जो है टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी में आप खुद अपना बिजनेस जो है हाउस प्रॉपर्टी में चला नहीं सकते, किसी टेनेंट चला रहा है, किसी और को आपने लेट आउट किया और वो बिज़नेस चला रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन आप खुद बिज़नेस नहीं कर सकते। इतनी बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अनऑक्यूपाइड है तो हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसके बाद कहा रखा है कि ही लिव इन चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, खुद वो चंडीगढ़ में रहते हैं, ठीक है। बॉम्बे में उनकी फैमिली रहती है, दिल्ली में जो हाउस है वो अनऑक्यूपाइड पड़ा हुआ है, और वो खुद जो मिस्टर एम है वो खुद जो है चंडीगढ़ में एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ की वजह से जो है वहाँ पे रह रहे हैं रेंटेड हाउस में। अब कहा गया है कि जो बॉम्बे में हाउस है, जो प्रॉपर्टी बॉम्बे में है, उसके लिए उन्होंने एक लोन ले रखी है, कितने रुपीज़ की? 30 लाख रुपीज़ की, जिस पे 10% के हिसाब से वो इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद कह रखा है कि ही हैज़ नो रीपेड एनी अमाउंट सो फार, इन्होंने अभी तक कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है इंटरेस्ट का, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे कह रखा है कि जो दिल्ली में हाउस है, हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली जो है, वहाँ पे भी उसके लिए भी इन्होंने जो है लोन ले रखी है, कितने की? 5 लाख रुपीज़ की, 11% के हिसाब से। कब ले रखी है? 1 अक्टूबर 2020 को। टवर्ड रिपेयर, चलिए इसे जो है मैं एक काम करता हूँ, डिफरेंट पेन से जो है इसे हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके लिए है? टवर्ड रिपेयर के लिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कहा रखा है कि जो है आपका डिडक्शन जो है कितना मिलेगा वो बताइए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आया हाउस प्रॉपर्टी का,
सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये प्रॉपर्टी जो है लेट आउट है या फिर जो है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, लेट आउट के केस में आएगा या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड पे केस में आएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहीं पे भी एक भी प्रॉपर्टी जो है लेट आउट नहीं की गई है। सीधी सी बात है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात है तो NAV जो है आपका हमेशा नील होगा। NAV जो है हमेशा आपका नील होगा। जैसे कि सॉल्यूशन में भी आप देख पाएंगे, सॉल्यूशन में भी आपको जो है यहाँ पे नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छा दे रखा है यहाँ पे आपको दे ही रखा है कि नील एनुअल वैल्यू दे रखा है। ओके, तो आपको यहाँ पे बता ही रखा है कि NAV जो है आपका हमेशा नील होगा क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और कारण मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन की बात होती है, और डिडक्शन किसका, लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी बात होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब इसे अप्लाई करने का वक्त आ गया है। एक काम करते हैं, इस डायग्राम को जो है यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो देख लीजिए, आपके लिए मैंने जो है यहाँ पे डायग्राम जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ताकि आपको जो है कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो पाए। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं बॉम्बे की। बॉम्बे यहाँ पे दे रखा है कि 30 लाख रुपीज़ की जो है लोन ली है 10% के हिसाब से। अब मुझे बताइए कि लोन आपने जो है 30 लाख रुपीज़ की ली है। कितने की? 30 लाख रुपीज़ की। उस पर 10% जो है आपका इंटरेस्ट चला जाता है। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट क्या होगी? मुझे बताइए टोटल अमाउंट इंटरेस्ट की क्या होगी? 30 लाख इंटू 10%, तो आपका अमाउंट आ गया 3 लाख रुपीज़ जो है आपका इंटरेस्ट बनता है। 3 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है? अब यहाँ पे कहा है लोन आपने जो है 1 अप्रैल 2020 को ही ली थी, मतलब कि पूरे साल चला है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक, 31 मार्च तक। ठीक है, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 लाख रुपीज़ की आपने लोन ली है 10% के हिसाब से। अब यहाँ पे जो लोन ली है वो यहाँ पे जो है कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि जो लोन ली है वो हाउस प्रॉपर्टी के रिन्यूअल के लिए या फिर आपका जो है रिपेयर के लिए ली है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपने जो है कंस्ट्रक्शन के लिए ही ली है, और कंस्ट्रक्शन के लिए ली है तो आपको सीधे सीधे जो है यहाँ पे डिडक्शन जो है अलो हो जाएगा। डिडक्शन अलो हो जाएगा ₹2 लाख का। 2 लाख रुपीज़ का जो है डिडक्शन आपको सिंपली अलो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी आपने सिंपली अदर देन रिपेयर रिन्यूअल के लिए ली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी थी ये बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी थी B। ठीक है, अब बात करते हैं दिल्ली की प्रॉपर्टी की। दिल्ली की प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है? दिल्ली की प्रॉपर्टी में आपने जो है 5 लाख की जो है रुपीज़ की लोन ली है 11% के हिसाब से। 11% के हिसाब से 1/10/2020 को 1 अक्टूबर 2020 को जो है आपने लोन ली है। लेकिन किसके लिए लोन ली है? सिर्फ और सिर्फ रिपेयर के लिए। तो सीधी सी बात है, आपको 10% जो आपका ये इंटरेस्ट है उसमें 30,000 ही अलो होगा, 2 लाख रुपीज़ अलो नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आपने लोन ली है 1/4/99 के बाद, और अगर वो लोन जो है रिपेयर रिन्यूअल के लिए है तो फिर आपको जो है 2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन नहीं मिलेगी, 30,000 रुपीज़ की ही डिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे दिल्ली की प्रॉपर्टी की D। ठीक है, और यहाँ पे जो लोन ली गई है वो रुपीज़ 5 लाख रुपीज़ की ली गई है। तो 5 लाख रुपीज़ इंटू 11% के हिसाब से तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 5 लाख रुपीज़ इंटू 11%, और यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो 55,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है किसी को कि लोन जो है 1/10 को ली गई है तो वहाँ से कैलकुलेशन करना चाहिए। देखिए, वहाँ से ही कैलकुलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो है लोन को पहले एक बार पूरे साल का जो है कैलकुलेशन किया जाता है, और फिर वहाँ पे जो है डिडक्शन अमाउंट कितना मिलेगा वो चेक किया जाता है। तो भले ही आपने जो है लोन 1 अक्टूबर को ली गई है,
लेकिन यहाँ पे जो आपको असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेशन बोली, असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेशन करिए, ओबियसली जो है 1 ईयर से जो है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरी जो है कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो 11% के हिसाब से पूरा जो है आपका इंटरेस्ट लिया जाता है। जो इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बनता है 55,000 आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बनता है। और 55,000 में से आपको, जैसे कि मैंने बोला, 30,000 रुपीज़ का जो है डिडक्शन अलोएबल होगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितनी अमाउंट जो है टैक्सेबल होगी, क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि कितना अमाउंट टोटल जो है डिडक्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखें तो कितना अमाउंट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, टोटल कितनी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए कि 30,000 की यहाँ पे डिडक्शन मिली है, और दूसरी अमाउंट आप देखिए ऊपर की, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ की डिडक्शन मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पे डिडक्शन मिला है, ठीक है। जो 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन आपको बॉम्बे की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे मिला है, और 30,000 रुपीज़ का जो है डिडक्शन दिल्ली में मिला है। तो टोटल आपका डिडक्शन बन जाता है 2,30,000। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ना है, वो पॉइंट पढ़ाने की बारी आ चुकी है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो पॉइंट क्या था, अब वो पॉइंट बताने की बारी आ चुकी है। अब देखिए, वो पॉइंट मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे कहा गया था कि जो आपका टोटल डिडक्शन है, टोटल आप जितना भी डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो टोटल डिडक्शन जो है वो भी आपका जो है 2 लाख से ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है। ये दूसरी रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिली थी कि अगर 1/4/99 से पहले का है तो 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और फिर 1 अप्रैल 99 के बाद है तो वहाँ पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती थी कि अगर रिपेयर और रिन्यूअल है तो 30,000 का ही मिलेगा। अगर उसके अलावा, मतलब कि सीधी सी बात है, सिंपल बात है, तो वहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है डिडक्शन मिलेगा। फिर जो है इसके बाद भी एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई कि टोटल भी आपका 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपका यहाँ पे टोटल कितना गया, 2,30,000, चलो रिस्ट्रिक्ट कर दो 2 लाख तक। मैक्सिमम डिडक्शन जो है 2 लाख का मिलेगा, 30,000 का डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आप इंडिविजुअली चेक करेंगे 2 लाख का लगेगा या फिर 30,000 का लगेगा, चेक कर लिया, सबका टोटल लगा दो। जितना भी डिडक्शन है, डिडक्शन का जो है आप टोटल ले लो, ठीक है। डिडक्शन का जो है टोटल लगा दो, और फिर वो टोटल भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ऐसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। आइए सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो 30,000 की जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी 10% के हिसाब से, वहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन किया तो 3 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट बनता है, जिस पे आपको 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे 2 लाख लिख दिया। इसके बाद जो दिल्ली में प्रॉपर्टी थी 5 लाख रुपीज़ की लोन ले रखी थी 11% के हिसाब से, 55,000 उसका बनता था, जहाँ पे रिपेयर की वजह से जो है 30,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिला। अगर रिपेयर ना होता तो फिर आपको जो है 2 लाख का डिडक्शन मिलता, लेकिन रिपेयर है इस वजह से जो है आपको 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, जो यहाँ पे हमने लिख दिया। टोटल आपका बन जाता है 2,30,000। अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है कि टोटल जो डिडक्शन है वो भी आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 2 लाख तक, मतलब कि आपको 2,30,000 का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का जो है डिडक्शन मिलेगा। टोटल भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लेके जो है आपको ये क्वेश्चन समझाया है, इसलिए क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको एक और चीज़ यहाँ पे डायग्राम में ऐड कर लेनी है, क्या चीज़ ऐड कर लेनी है, आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि टोटल डिडक्शन जो है वो भी आपका जो है 2 लाख तक ही मिल पाएगा, ठीक है। 2 लाख तक ही मिल पाएगा। अगर 2 लाख से ज़्यादा गया तो जितना भी ज़्यादा जाएगा वो डिसअलाउ हो जाएगा,
ठीक है। 2 लाख से जितना भी ज़्यादा गया वो डिसअलो हो जाएगा। तो ये आप चीज़ यहाँ पे मॉड्यूल में इसी पेज पे जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। कितनी आपको यहाँ पे लिखना है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे जो लिखना है मॉड्यूल में वो ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। दूसरा तो आपको समझाने के लिए था, ये वाला पार्ट लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर इलुस्ट्रेशन नंबर 4 पे। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इलुस्ट्रेशन 3 में इस वजह से ही टाइम लगाया था। इलुस्ट्रेशन 4 पे आइए। मिस्टर ए जो है नाम से तो कोई लेना देना नहीं है, चाहे जो भी नाम दिया जाए हम नाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हमने शपथ ले रखी है। चलिए तो मिस्टर ए जो है हैज़ अ प्रॉपर्टी हुज म्यूनसिपल वैल्यूएशन जो है म्यूनसिपल वैल्यू जो है 1,30,000 है, फेयर रेंट जो है 1,10,000। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि अभी प्रॉपर्टी जो है लेट आउट है या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट दे रखी है मान के चलते हैं कि लेट आउट है, बाद में वो बताएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, अभी तो आपको यहाँ पे पढ़ते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है स्टैंडर्ड रेंट जो है, स्टैंडर्ड रेंट जो है वो आपको यहाँ पे 1,20,000 पर एनम के हिसाब से दे रखा है। अब देखिए सबको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू 1,30,000 दे रखा है, उसके बाद फेयर रेंट जो है 1,10,000 दे रखा है, उसके बाद 1,20,000 आपका स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्ड रेंट है, ठीक है, वो दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे रखा है प्रॉपर्टी जो है वो लेंट आउट करी गई है, प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट करी गई है ₹11,000 पर एनम के हिसाब से। अब ये लेट आउट का केस है, लेट आउट का केस है तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वही करना है, ठीक है। फर्स्ट इलुस्ट्रेशन नंबर 1 देख लेना, ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, उसके बाद क्या कह रखा है, उसके बाद कह रखा है कि जो हमने लेट आउट किया, ये जो टेनेंट को जो लेट आउट किया है उसने क्या किया, उसने पूरा रेंट पे नहीं किया, मतलब कि जितना भी रेंट बनता था उसमें से 11,000 रुपीज़ उसने नहीं दिए, वो अनरिलीज रह गए, ठीक है। तो अनरिलीज रेंट का भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, वैसे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो माइनस करना है, लेकिन पढ़ा दूंगा, ठीक है आपको। इसके बाद यहाँ पे कह रखा है कि एंड ऑल जो प्रिस्क्राइब कंडीशन है रूल 4 के हिसाब से, आपको कोई भी रूल 4 याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ओके। सेक्शन भी कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि पेड जो म्यूनसिपल टैक्स है यहाँ पे दे रखा है 10% के हिसाब से दे रखा है, ऑफ 10% म्यूनसिपल वैल्यू। अब बड़े ध्यान से देखिएगा एक और कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स सिर्फ और सिर्फ 10% ऐसा दे रखा होता तो फिर आपको जो है 10% म्यूनसिपल वैल्यू के ही लेने होते, ठीक है। यहाँ पे उसने ऑलरेडी म्यूनसिपल वैल्यू दे रखा है, अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी आप म्यूनसिपल वैल्यू के ही 10% लेते, क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स जो होता है वो म्यूनसिपल वैल्यू पे होता है, मतलब कि यहाँ पे अगर ये नहीं दिया होता तो भी 10% जो है आपके म्यूनसिपल वैल्यू पे से ही कैलकुलेशन होते। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल वॉज 40,000। अब मुझे ये बताना कि क्या यहाँ पे 30,000 और 2 लाख वाली कंडीशन जो है चेक करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये लेट आउट का केस है, और लेट आउट के केस में मैंने आपको बताया था वहाँ पे किसी भी तरीके की लिमिट नहीं होती है। लिमिट कहाँ होती है? लिमिट होती है आपकी लेट आउट के केस में किसी भी तरीके की लिमिट नहीं होती। लेट आउट के केस में लिमिट नहीं होती। लिमिट कहाँ होती है? सेल्फ ऑक्यूपाइड में। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर आपको जो है इंटरेस्ट का चेक करना है। अगर लेट आउट का केस है तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अनलिमिटेड जितना भी इंटरेस्ट है कोई दिक्कत नहीं है, बस मज़े ले लो, मतलब कि डिडक्शन ले लो, ठीक है जी, ओके। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि लेट आउट है, तो वही हमारी कैलकुलेशन जो इलुस्ट्रेशन 1 इलुस्ट्रेशन 2 ये दोनों में पढ़ाई थी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे वो रिपीट ना करना पड़े, वो वीडियो आपने देख रखा है, ऐसे मान के चलता हूँ। अब सबसे पहले तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों में से हायर कौन सा है? 1,30,000। 1,30,000 को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, 1,20,000 है वो, ठीक है। तो 1,30,000 आपका यहाँ पे सबसे पहले तो चलिए मैं यहाँ पे पेन से ही बता देता हूँ। सबसे पहले 1,30,000 है और 1,10,000 है आपका म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से हायर लेना है। हायर कौन सा है? 1,30,000। उसे कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1,20,000।
इन दोनों में से लोअर लेना होता है। लोअर कौन सा है? 1,20,000। इसे जो है आप एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। सॉल्यूशन में भी चलिए बताता चलता हूँ कि आपने जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है एक्सपेक्टेड रेंट जो है 1,20,000 आ रहा है, ठीक है, ओके, जो मैंने कैलकुलेशन बताई उसी तरीके से। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है, अब आपको क्या करना था, एक्सपेक्टेड रेंट जो हमारा कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कितना है 1,20,000, उसे किससे कंपेयर करना था? एक्चुअल रेंट से, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हमारा कितना आया, एक्सपेक्टेड जो रेंट है वो हमारा जो है 1,20,000 है, ठीक है। उससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, और दोनों में से जो हायर है उसे जो है आपको कंसिडर करना है एज अ जी ए वी आपको उसे कंसिडर करना है, ठीक है। GAV कौन सा? हायर वाला, ठीक है, हाई, ठीक है। चलिए, तो एक्सपेक्टेड रेंट तो हमने निकाल लिया। एक्चुअल रेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 11,000 पर मंथ के हिसाब से है, मतलब कि 11,000 अगर कर दिया जाए इंटू 12 कर दिया जाए तो आपको टोटल रेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 11,000 इंटू 12 कर दिया जाए, ठीक है, 11,000 इंटू 12, तो आपका यहाँ पे आंसर आता है 1,32,000, लेकिन भूलना नहीं है अनरिलीज रेंट यहाँ पे दे रखा है। अनरिलीज रेंट का मतलब होता है 11,000, जितना भी अमाउंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 11,000 है। अनरिलीज रेंट का मतलब होता है कि आपको रेंट इतना टेनेंट के पास से रिसीव नहीं हुआ, उन्होंने नहीं दिया पेमेंट, ठीक है। तो जो ये इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट बड़ी ही सिंपल है। आप जो है एक्चुअल रेंट में से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, मतलब कि यहाँ पे 1,32,000 आपका आंसर आया था, उसमें से 11,000 माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर आया एक्चुअल रेंट जो है, आपका एक्चुअल रेंट जो है वो कितना आ गया? 1,21,000। एक्चुअल रेंट जो है 1,21,000 है। अब इन में दोनों में से जो हायर अमाउंट लेना है, हायर कौन सा है? 1,21,000, वो आपका GAV है। 1,21,000 आपका GAV है, जो एक्चुअल रेंट का अमाउंट था, ठीक है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को जो है आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि हायर जो अमाउंट है उसे ही कंसिडर करना है। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, वो बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे GAV कितना आ गया? 1,21,000, ठीक है, ये GAV आया है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कंप्यूट हिज इनकम, टोटल आपको जो है इनकम ही बतानी है, GAV नहीं बताना, आपको इनकम बतानी है, ठीक है जी। इनकम बता देंगे, बिल्कुल। देखिए इनकम कैसे निकलेगी, यहाँ पे जो है GAV जो निकल के आया उसमें से आप अपना म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं। म्यूनसिपल टैक्स अगर माइनस कर देते हैं तो उसका आंसर जो आया उसे हम कहते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू। अगर नेट एनुअल वैल्यू में से आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब कि जो हाउस प्रॉपर्टी का मिलता है, वो कितना है? 30%। हर एक पे आपको जो है 30% देना ही देना है आपको डिडक्शन, ये जनरल डिडक्शन है। और दूसरा जो है, अगर कोई इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रॉपर्टी के लिए जो है लोन ले रखी थी, तो वो जो लोन इंटरेस्ट है वो आपको माइनस कर देना। ये दो चीज़ें माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो इनकम होगी, ठीक है, वो इनकम होगी। अब यहाँ पे देखिएगा म्यूनसिपल टैक्स उसने दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 10% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू। तो म्यूनसिपल वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 1,30,000, उसका 10% करो, 13,000, वो माइनस करो, तो यहाँ पे 13,000 आपका म्यूनसिपल टैक्स है, ठीक है। तो 1,21,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो आपको जो है NAV मिल जाएगी, कितनी? 1,08,000, ये आपको मिला, ठीक है, क्लियर है अभी तक। NAV मिलने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे, अपना जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका काम ख़त्म करेंगे। 30% माइनस कर दो, -30%, तो ये आपका आंसर आ गया 75,600। अब अगर कोई क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट अगर आपको लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट है तो ही माइनस करना है, ठीक है, ज़बरदस्ती कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि हमने लोन लिया था और कोई इंटरेस्ट हो तो हाँ जी, यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं
इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल वॉज 40,000 फॉर द ईयर। ठीक है, 40,000 है तो माइनस 40,000, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया कितना, 35,600, 35,600। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन में आंसर देखा जाए तो जी हाँ हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। फिर से एक बार जो है यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले तो आपको जो है जीएवी निकाल लेनी है। जीएवी कैसे निकलेगा, सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट हायर लेना है, उसे कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, उसमें लोअर अमाउंट लेनी है, जो वीडियो पार्ट 1 में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चला। ठीक है, फिर जो लोअर अमाउंट है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं आपका एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट को जो है एक्चुअल रेंट से कंपेयर करना है, और जो भी आपका हायर है, जो भी आपका हायर है उसे कंसीडर करना है, उसे एज अ GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेना है। अगर उसमें से म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दिया, म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर दिया तो उसे हम कहते हैं NAV नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू में से आपको दो चीज़ें माइनस कर देनी है। 30% डिडक्शन तो सबसे पहले ही माइनस कर देना, और उसके बाद अगर क्वेश्चन में गिवन है कि लोन ले रखी थी, इंटरेस्ट उसका इतना है, तो वो माइनस कर देना। अगर नहीं दे रखा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको 30% माइनस कर दिया, ठीक है, वही आपकी जो है इनकम आ जाएगी। क्लियर है, ओके। ये फिर से एक बार आपको रिपीट करवा दिया गया है। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आपको डाउट हो। ठीक है, डाउट हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है जी, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 पे आइए। यहाँ पे आपको कह रखा है कि गणेश हैज़ अ प्रॉपर्टी हुज म्यूनसिपल वैल्यू 2,50,000, फेयर रेंट जो है 2,00,000 रुपीज़ और स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000। ठीक है, इसके बाद कह रखा है कि प्रॉपर्टी को जो हमने लेट आउट कर रखा है 20,000 पर मंथ के हिसाब से, और टेनेंट ने वैकेंट कर दिया 31 जैन को, मतलब कि पहले ही, साल ख़त्म होने से पहले ही। साल कब ख़त्म होता है, मार्च को, 31 मार्च को, तो यहाँ पे 31 जैन को ही जो है इन्होंने वैकेंट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। क्या है कॉन्सेप्ट, पढ़ते हैं चलिए। अनरिलीज रेंट जो है 20,000। अब आपको समझ में आना चाहिए कि अनरिलीज रेंट का क्या प्रोविज़न होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा। सीधी सी बात है, रेंट में से माइनस कर देना है। ओके, हाँ। इसके बाद यहाँ पे रूल 4 की सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, वैसे तो हमें वो देखना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है ही पेड म्यूनसिपल टैक्स 8%। अगर म्यूनसिपल टैक्स 8% इतना ही दे रखा होता तो भी आपको पता चल चुका है कि 8% जो है हमेशा आप म्यूनसिपल वैल्यू के ही लेंगे। ठीक है, अगर कुछ दे रखा है तो फिर आप उसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है तो म्यूनसिपल वैल्यू के आपको 8% लेना है। ठीक है, दे रखा है तो फिर वही फॉलो करना, फिर अपना दिमाग मत लगाना। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी दे रखा है 65,000। मुझे अब यहाँ पे बताइए कि क्या 65,000 के लिए वो 2,30,000 वाली कंडीशन देखनी पड़ेगी या फिर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका है, 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। क्यों नहीं, क्योंकि लेट आउट प्रॉपर्टी है। जो 2,00,000 वाली, 30,000 वाली जो आपकी प्रोविज़न थी, जो कंडीशन थी, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको जो है लेट आउट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करना है। क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि रेंट पे जो है चढ़ा रखा था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें GAV निकालना है। GAV कैसे निकलेगा, हमारी जो फॉर्मेट मैंने वीडियो पार्ट 1 में बताया था वही फॉर्मेट। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से सबसे पहले हायर कौन सा है, 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 आपका हायर है, उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट जो है आपका 2,10,000 है, उसमें से लोअर लेना है। लोअर कौन सा है, 2,50,000 या फिर 2,10,000? लोअर कौन सा है, लोअर है 2,10,000। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। ठीक है, वीडियो पार्ट 1 में जो फॉर्मेट लिखवाया था वो आपने नहीं लिखा है तो ज़रूर लिख लीजिए, उसके बिना जो है क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, वो फॉर्मेट लिख लेना, वही फॉर्मेट जो है यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना आ गया, 2,10,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट को जो है एक्चुअल रेंट से कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल रेंट है 20,000 पर मंथ के हिसाब से। अब पर मंथ है तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे याद रहे कि पूरे साल का रेंट नहीं मिला है, 31 जैन तक ही उसने जो है रेंट पे रखा था। तो कैलकुलेशन करते हैं, चलिए। 20,000 पर मंथ के हिसाब से अमाउंट है, तो 20,000 और इंटू क्या करेंगे, इंटू कितने मंथ करेंगे, पूरे 12 मंथ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 31 जैन को जो है वो उसने वैकेंट कर दिया था। ठीक है, तो
1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन, यहाँ पे मंथ हो रहे हैं 10 मंथ, तो यहाँ पे इंटू 10 करेंगे, ठीक है, 12 नहीं करना। जहाँ तक उन्होंने टेनेंट ने जहाँ तक हाउस प्रॉपर्टी रखी है अपने पास रेंट पे, उतने तक का ही अमाउंट लेना है। तो 20,000 इंटू 10 करेंगे, तो 20,000 इंटू 10, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है, 2 लाख रुपीज़ आपका आंसर आएगा। ऊपर से जो है आपका यहाँ पे अनरिलीज रेंट भी है, और जो मैंने आपको बताया था कि वो एक्चुअल रेंट में से माइनस होता है। यहाँ पे हेडिंग लिख दूँ मैं कि ये कैलकुलेशन किसकी है, ये कैलकुलेशन है एक्चुअल रेंट की, एक्चुअल रेंट की जो है ये कैलकुलेशन है, ठीक है, एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन है। 2 लाख रुपीज़ तो आपका जो है एक्चुअल रेंट निकल के आया, और उसने कहा अनरिलीज जो रेंट है वो कितना है, 20,000 रुपीज़, वो माइनस होगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया अभी, ठीक है। चलिए, तो वो माइनस होगा, कितना है, 20,000 ना, अनरिलीज रेंट 20,000 है, ठीक है, तो 20,000 माइनस करेंगे, 20,000 जो है आपका माइनस होगा 20,000, क्लियर है। तो 20,000 माइनस करने के बाद ये आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पे 2 लाख में से 20,000 माइनस कर दिया, 1,80,000 आपका एक्चुअल रेंट जो है वो निकल के आ गया। 1,80,000 जो है आपका एक्चुअल रेंट जो है निकल के आ गया, ठीक है जी, ओके, क्लियर है। अब 1,80,000 आपका एक्चुअल रेंट है, तो यहाँ पे कंपैरिजन करनी होगी आपको एक्चुअल रेंट और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना था, 2,10,000, और एक्चुअल कितना है, 1,80,000। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने अभी तक आपको जितनी प्रोविज़न बताई उसके हिसाब से आपको हायर अमाउंट लेनी है, ठीक है। अब देखिए,